नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिंद। बतौर खबरों की शुरुआत करते हैं गम्हरिया से। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास शाम तकरीबन 6:45 पर डाउन रेलवे लाइन पार करने के दौरान घने कोहरे के चलते उत्कल एक्सप्रेस के पटरी पर गुजरने की आहट रेलवे लाइन पार कर रहे लोगों को नहीं मिल सकी, जिसके चलते एक के बाद एक 4 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी कटकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला समेत 3 पुरुष शामिल है। बताया जाता है कि आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत निमडी बस्ती एवं रेलवे ट्रैक पार वास्को नगर के बीच रेलवे यार्ड एरिया पर पटरी पार करने के दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन जा रही नई दिल्ली पूरी उत्कल एक्सप्रेस ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से चारों शव के चिथड़े उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे टाटानगर रेल जीआरपी प्रभारी गुलाम रब्बानी ने बताया कि एक मृतक के पास से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसमें नाम रविंद्र दास निवासी आदित्यपुर आशियाना टच पॉइंट बताया गया है। इसके पास से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एडमिट कार्ड भी बरामद हुआ है, जबकि अन्य 2 पुरुष एवं एक महिला की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। डाउन लाइन पोल संख्या 260/20 के पास ये भीषण हादसा हुआ है। पूरा क्षेत्र रेलवे यार्ड अंतर्गत आता है, जहां अक्सर लोग रेलवे ट्रैक पार कर ही आना जाना करते हैं। इस भीषण हादसे के बाद रेल पुलिस जीआरपी को तकरीबन 2 घंटे छत विछत शव को एकत्र करने में समय लगा। घटना के बाद रेलवे द्वारा मेडिकल रिलीफ ट्रेन से सभी शव को टाटानगर स्टेशन भेजा गया है, जहां से शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल स्थानीय आदित्यपुर, गम्हरिया, आरआईटी पुलिस समेत रेल पुलिस अन्य मृतकों के शव की शिनाख्त में जुटी है। शाम तकरीबन 6:45 पर हुए इस भीषण रेल हादसे के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत हावड़ा मुंबई रेल खंड पर शाम 6:45 बजे से 8:30 तक अन्य ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। बाद में रेलवे टीम द्वारा रेस्क्यू किए जाने के बाद ट्रैक पर सामान्य तरीके से परिचालन शुरू हो सका है। गम्हरिया स्टेशन के आगे सिन्नी की तरफ जो 1 किलोमीटर आगे है ना, वो ट्रेन जो है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन ये पता चला हमको कि लगभग 3-4 आदमी यहाँ पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हम लोग यहाँ पर आए हैं और बाकी जो डेड बॉडी है उनको हम लोग देख रहे हैं। बाकी जो भी कार्रवाई है वो कर रहे हैं और जानकारी हासिल होने के बाद फिर चारों लोग। वहीं अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पे है। इसे लेकर एसएसपी किशोर कौशल ने रात्रि गश्ती तेज करने, वाहनों की जांच करने के साथ साथ एंटी क्राइम चेकिंग चलाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में गुरुवार देर रात एसएसपी कौशल किशोर ने सांची स्थित सीसीआर परिसर में पीसीआर और बाइक पेट्रोलिंग के जवानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक स्थलों के साथ साथ प्रमुख चौक चौराहों पर नजर रखने के लिए पदाधिकारी और जवानों को निर्देशित किया गया है। उन्हें बताया गया है कि रात में लगातार गश्त करें और संवेदनशील स्थानों पर नजर रखें। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पूजा अर्चना का दौर चलेगा, ऐसे में ज्यादातर लोग आवाजाही करेंगे, इसलिए धार्मिक स्थलों पर खास तौर पर नजर बनाए रखें और लोगों से संपर्क में रहें। इस दौरान एसएसपी ने कंपोजिट कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के माध्यम से शहर की विधि व्यवस्था का जायजा लिया। जितने भी हमारे यहाँ पीसीआर हैं और जो बाइक पेट्रोल है, जो कि 24 घंटे एक तरीके से शहर में लगातार गश्त में रहते हैं और किसी भी प्रकार की डिस्ट्रेस कॉल आने पर कार्यकर्ता को एक तरीके से त्वरित सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन सब की ब्रीफिंग जो है अभी की गई है कि आने वाले समय में खासतौर पर 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए और बाकी अन्य भी जो विधि व्यवस्था संबंधी जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगातार फील्ड में सक्रिय रहें, कंटिन्यूअस एंटी क्राइम चेकिंग चलाते रहें और खास तौर पर अगर कहें तो जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे धार्मिक महत्व के जितने भी संस्थान हैं, वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जितने भी इस प्रकार के धार्मिक महत्व के संस्थान हैं, वहां पर लगातार पेट्रोलिंग करें। भी अगले 3-4 दिनों में कई जगहों पर इस प्रकार के जो है पूजा अर्चना वगैरह बहुत जगहों पर की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जा रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इन सब की ब्रीफिंग की गई है। खासतौर पर रात्रि के दौरान भी इन्हें लगातार सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। इधर रांची में खेले जा रहे ओलंपिक क्वालिफायर मुकाबले में जर्मनी की महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत के साथ हुए मुकाबले में उसने जीत हासिल की।
बताते चले कि आखिरी समय तक स्कोर 2-2 रहने के बाद पेनल्टी शूट आउट का सहारा लेना पड़ा, जिसमें जर्मनी ने 4-3 के अंतराल के साथ जीत हासिल की। मैच की शुरुआत में भारतीय टीम की ओर से पहले ही क्वार्टर में दीपिका ने एक गोल दागकर स्कोर 1-0 कर दिया। हालांकि दूसरे क्वार्टर में ही जर्मनी की ओर से क्लॉड स्टेफनहॉर्स्ट ने एक गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमें एक दूसरे पर हमले करती रही, पर एक भी गोल देखने को नहीं मिला। आखिरी क्वार्टर में एक बार फिर क्लॉड ने अपनी टीम के लिए एक गोल कर भारत पर 2-1 की बढ़त दिला दी। हालांकि मैच की समाप्ति से ठीक 1 मिनट पहले इशिका चौधरी ने एक गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में खेल चला गया। इसमें जर्मनी ने 4 जबकि इंडिया की ओर से 3 गोल ही हो सके। अंततः मैच जर्मनी की जीत के साथ खत्म हुआ। इस तरह इस जीत के साथ जर्मनी टीम फाइनल में पहुंच गई। अब उसका मुकाबला 19 जनवरी को पहले सेमीफाइनल की विनर अमेरिका टीम से होगा। भारतीय टीम के उत्साहवर्धन के लिए मौके पर स्टेडियम में मंत्री बादल, टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन MS धोनी, पूर्व स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह सहित अन्य भी मौजूद थे। इस दौरान हॉकी इंडिया की तरफ से भोलानाथ सिंह और खेल निदेशक सुशांत गौरव ने धोनी को सम्मानित भी किया। Yeah, look, I'm very proud. You know, we know Germany is a very good team. We know they're going to get the ball. We know that, you know, the game could have gone as well as we could have. I think could have done some things better, maybe score an extra goal. But you know, everyone always complains about a penalty corners. Today it was 2 out of 3, right? So, you know, I couldn't ask more of the girls. We fought the fight, and yeah, I don't know. In the end, we're just unlucky, I guess. Because of visibility, was any problem? What plan? The penalties was coming out? I don't think so. I don't think so. I What think it plan was for fine. Japan tomorrow? Plan is first to just, let's see, we just need to take some time to get past this, because the girls are very disappointed, obviously. So we'll be ready tomorrow. Tomorrow is a new day, it's a different team. We know Japan well. I'm sure they're ready to beat us, and we need to show up. Thank you. What is the mind going on? Not much, to be honest. There's so much time and so much can happen in a hockey game. So I just feel like just focus on the next situation and just keep going. After the match 2-2 equal, what is the message to player for the penalty corner? To defend the penalty corner, you mean? Yes. Well, we have our plans how we want to defend our penalty corner. So it doesn't really depend on how the score is or how many minutes there are left. We have our plans and we try to stick to them. Yeah. At one point, you guys were behind 1 goal, and you come back with a goal and scored 1 goal after the end of the game. It was 2-2. And after that, what did you think for the penalty shootout? We just want to keep going. Like, we don't think about it too much. We believe really strongly in us that we can win, and so we just keep going, believe, and win. Final match between USA and you. What is the plan for the match? Any preparation for that? I haven't really thought about that at all. We'll focus on that tomorrow. But we're going to play our game. We don't do anything differently. Try to be all out and just have fun the last time in Ranchi. Thank you. Thank you so much. Thank you. What was the match? We get tight. First of all, congratulations for the ticket to Paris. Shukriya. How does it feel? Oh wow! How does it feel? It feels very, very good because we had a very, very good opponent today. Janneke and her team has brought the best out of us today. It was difficult from the conditions. It was difficult for us because India was so strong in defense and so aggressive in attack. They had a very, very good performance, and we needed our best performance today, especially in second half, to turn the match around. And yeah, I'm very happy with our penalty shootout because you really need some nerves to get out there in front of such a crowd. I'm very proud of my girls, actually. What is the message of penalty corner players? What is the message for penalty corner? My message is to put them in, but somehow they don't listen to me, you see. But also this, you have Salvita, she's such a good goalkeeper. And they read our penalty corners today very well. First runner was very quick on the 90 degrees. So they were better in the defense today than our penalty corners in attack. So it was an open game. It was great for everyone watching.
I wish all the best for India for tomorrow's game, and I think they have a very, very good performance today. In one case, you are behind in India. What is going through your mind at that point of time? Yeah, so for us it's very important to win a very close match because we came from the Europeans where we played very well, but we lost a little bit unlucky. Today we were not always as strong as we should be, but we kept our focus throughout the game. We didn't, we were not very nervous after the 2-2. We kept it until the shootout. We know how the shootout players could do it. And so I'm very confident that this game will help us for the future as well, because we know what we can do. We are going to meet America in final. Any preparations for that game? Yeah, probably tomorrow. So America won, right? Yeah, so that's good because America is also the team that is unbeaten so far. Especially very good in defense. KT Bing is having a fantastic tournament, so we need to be our best tomorrow to score a goal. So let's see what happens. Thank you. वहीं राजधानी रांची के आंद्रे हाउस में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बौद्धिक संपदा यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य लोगों को तकनीकी बौद्धिक संपदा को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए और इससे संबंधित विषय बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज के इस आधुनिक युग के दौर में सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ी से विकसित हो चुका है और इससे तकनीकी बौद्धिक संपदा का चलन भी देखा जा रहा है। इसके आधार पर कई आधुनिक तकनीकी कंपनियां बाजार में अपना पेट बन चुकी हैं, जिस कारण इससे जुड़े कई लाभ विश्व स्तर पर देखे जा रहे हैं, तो वहीं उनकी खामियां भी उजागर होती दिख रही हैं। इस विषय वस्तु पर पहल करते हुए इन विषयों को लेकर भारत सरकार की तकनीकी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान राजधानी रांची के आड़े हाउस में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का बौद्धिक संपदा यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लोगों को तकनीकी बौद्धिक संपदा को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए और इससे संबंधित विषय बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित संबंधित विभाग के औपचारिक अध्यक्ष ने बताया कि अभी के वर्तमान समय में कई तकनीकी कंपनियों ने किसी न किसी रूप से तकनीकी स्तर पर अपना बाजार बना चुकी हैं, जिसमें लोग अपने तकनीकी बौद्धिक संपदा को किस प्रकार सुरक्षित रख सकें, इसको लेकर संबंधित विषय बिंदुओं पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप अवगत है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक क्षमता के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर दी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, इन सब की मार्केट वैल्यूएशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंच गई है। तो इंडिया ने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक रजीम के अंदर अब ये डेवलपमेंट शुरू किया है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक योजना बनाई है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिसमें पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, GIs हैं, तो ये एक इनविजिबल एसेट्स है जिनके रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को और MSMEs को सहायता प्रदान की जाती है और इसमें उनकी जो फीस है उसका भी रीइंबर्समेंट का प्रावधान है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चूँकि इतनी वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया ने भी इसके लिए योजना बनाई है, तो हम ये IP यात्रा के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों मिलके ये एक IP यात्रा के अंतर्गत शहर शहर में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने आइडियाज़ को, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको किस तरह से वो आगे डेवलप करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और उसको वो कमर्शियली यूज़ करें। इधर जमशेदपुर के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा नए पंजीकरण केंद्र और महिला वेटिंग हॉल का उद्घाटन शनिवार को किया जाएगा। सदर हॉस्पिटल में नया पंजीकरण केंद्र और गर्भवती महिलाओं की बैठने के लिए वेटिंग हॉल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर सिविल सर्जन जुझार माझी ने कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ठेकेदार को आदेश दिया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने कहा कि सदर हॉस्पिटल के परिसर के गेट के सामने पंजीकरण केंद्र बन जाने से अस्पताल के मुख्य द्वार में जाम की स्थिति बन जाती थी, उससे निजात मिलेगा और दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से आई गर्भवती महिलाओं के लिए बैठने के लिए वेटिंग हॉल बन जाने से काफी सुविधा मिलेगी। वेटिंग हॉल नहीं होने के कारण गर्भवती महिला डॉक्टर के इंतजार में खड़ी रहती थी, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये हॉल बन जाने से महिलाओं को काफी सहूलियत होगी। 20 जनवरी को 2 बजे माननीय मंत्री
के द्वारा पंजीकरण केंद्र और महिला प्रतीक्षालय, ये 2 चीज़ नया बना है। ये दोनों भवन का हम लोग कल माननीय मंत्री के द्वारा शुभारंभ कराएंगे और ज़िले के अंतर्गत जितने विधायक हैं और सांसद महोदय सभी को हमने निमंत्रण भेजा है। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी माननीय लोग रहेंगे, क्योंकि सदर अस्पताल पूरे ज़िले का होता है, किसी खास पर्टिकुलर एरिया का नहीं होता है। इसीलिए हमने सबको वो निमंत्रण भेजा है और उम्मीद है कि समय पर कल ये हो जाएगा। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे गौतम सिंह राणा की कुछ दिन पूर्व ही पार्टी में पुनः वापसी हुई थी। उनके सम्मान में राजद प्रदेश कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने गौतम सिंह राणा को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पुराने लोगों की घर वापसी हो रही है, एकजुट होकर हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वहीं गौतम सिंह राणा ने कहा कि पार्टी के वे अनुसूचित कार्यकर्ता रहे हैं, राज्य में मिलकर पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा आज धर्म की राजनीति हो रही है, आने वाले समय में इसका प्रभाव काफी बुरा होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि संघ की विचारधारा भाजपा में प्रभावी हो रही है कि धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म 2 चीज है। आज देश में धर्म की राजनीति चल रही है, धर्म की तिजारत हो रही है। इसका दीर्घकालीन इफेक्ट जो है काफ़ी खराब और बुरा होने वाला है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति का धर्म है समानता लाना, सामाजिक न्याय दिलाना, सांप्रदायिक सद्भाव रखना, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संघ की विचारधारा इस देश में प्रभावी हो रही है। इसके मुकाबले में देश के सबसे बड़े नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और उनके नेतृत्व में जहां हम पूरी तरह से इस युद्ध को लड़ेंगे और पार्टी में हम आए हैं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम काम करेंगे। जैसा भी निर्देश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमको देंगे, वैसे ही हम पूरी तरह से एक अनुशासित सिपाही के रूप में अपना काम करेंगे। हमारे नेता इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही सारा कुछ चल रहा है। इसलिए मीटिंग में कौन गया कौन नहीं गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सीट को सम्मानजनक बंटवारा करके और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना है, जो हम लोग को यही संकल्प लेना है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार द्वारा गुरुवार को जिला मुख्यालय में काशी साहू कॉलेज मैदान में प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख, आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन एवं सांसद गीता कोड़ा ने दीप जलाकर किया। खराब मौसम के बावजूद इस मौके पर प्रमंडल के 3000 से अधिक किसानों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका निरीक्षण अतिथियों द्वारा किया गया। मौके पर अतिथियों द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि उपकरण का वितरण भी किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। किसानों को उचित प्रशिक्षण देते हुए नई तकनीकी के द्वारा उन्हें अपनी उपज का दोहरा लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सबल किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डैम एवं नदियों से पाइपलाइन के जरिए हर खेतों में पानी पहुंचा रही है, ताकि किसानों को पूरे 12 महीने पानी मिल सके और इससे कम साल में 3 बार फसल उपज कराया जा सके। उन्होंने कहा कि राजनगर के ईचा खरकई डैम में किसी प्रकार के विस्थापन नहीं होगा, एक भी गांव परिवार विस्थापित नहीं होंगे। पाइपलाइन के जरिए सभी ग्रामीणों के खेतों में पानी जाएगा। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि सहकारिता के क्षेत्र में किसानों को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार पैसा खर्च कर रही है, धरातल पर किसानों पर हकीकत में क्या लाभ मिलता है, इस कार्यक्रम के जरिए इसका अवलोकन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम पूरे राज्य के सभी प्रमंडल में किया जा रहा है, ताकि किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ रही है, इसको देखा जा सके।
उन्होंने कहा कि किसानों के कृषि लोन 50,000 तक माफ करवाया गया है। इससे बहुत सारे किसानों को लाभ पहुंचा है, परंतु इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट ही शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों के एनपीए अकाउंट भी माफी योग्य हैं। इस पर सरकार विचार कर रही है। इस कार्यक्रम में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा रहा ऐसा मौसम में भी। और पूरा कुलार प्रमंडल इस तरह से हर क्षेत्र से आए थे और इस टोल में जो प्रदर्शन बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। थैंक यू। पूरी साल हम लोग बजट लेते हैं और मुख्यालय में बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं कि किसानों को इसका फायदा मिले। एक तरह से सक्सेस स्टोरी को देखने का यह एक कवायद है कि हमने जो पैसे दिए, जो हमारे सपने थे, वो साकार हुए कि या जितने लोग आए हुए उत्सुकता बस कुछ देखने के लिए आए, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं जो विभिन्न योजनाओं से लाभ ले रहे हैं, लाभुक हैं। और उन लोगों का यहाँ पर जुटान होना इस प्रतिकूल परिस्थिति में एक अच्छा अनुभव है, एक नया प्रयोग है। और किसान एक दूसरे के उत्पादों को भी देखकर उनमें कंपटीशन आएगा कि हम कैसे अच्छा करें। राज्य की तस्वीर किसी से छिपी हुई नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब ने मिलकर इसको बदलने का एक छोटा सा प्रयास किया है। टाटा स्टील यूएसआईएल द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित TSUISL के परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा, एसएसपी किशोर कौशल, मजदूर नेता रघुनाथ पांडे और TSUISL के GM कैप्टन धनंजय मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभी ने झंडा दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इन वाहनों के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इसमें लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र को बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया जाएगा। एसएसपी ने अपने संबोधन में कहा कि लोग आज के दिन में सबसे ज्यादा जान सड़क दुर्घटना में गंवा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा मृतक के परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। रोजाना वाहनों की संख्या बढ़ रही है और सड़कें दुरुस्त हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि तेज वाहन चलाने से युवा खास तौर पर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। वहीं ऋतुराज सिन्हा ने भी सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कहा कि हमें अपने काम के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करने पर भी ध्यान देना चाहिए। लाइफ मिली जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा आज की डेट में हम लोग एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान को खो रहे हैं। और हर एक जान बहुत कीमती है, हम सभी जानते हैं। पूरा एक परिवार उस पर आश्रित रहता है, पूरा घर उसके भरोसे चलता है अगर वो घर का मुखिया है। और इसका जो कारण है, ये 2-3 कारण बहुत स्पष्ट है। पहला, सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है पहले की तुलना में। दूसरा, लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी बढ़ी है। तो पहले जहाँ कम गाड़ियाँ परचेज होती थी, गाड़ियों की संख्या लगातार सड़क पर बढ़ती जा रही है, 4 व्हीलर्स की भी और 2 व्हीलर्स की भी। थर्ड, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि कहीं ना कहीं हम देखें तो जो नशा लिकर की अगर हम लोग बात करें तो उसका कंजम्पशन भी देश में, राज्य में, शहर में भी अगर हम बात करेंगे तो वो कंटिन्यूअस बढ़ा। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, अगर रोड अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लिकर कंजम्पशन को बढ़ना तो मैं अच्छी बात नहीं मानूंगा, लेकिन ये 2 चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन ये दोनों अच्छी होने के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोगों के साथ वो सेंस और अवेयरनेस भी उनके अंदर में है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सेंस कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सड़कें अच्छी हो रही हैं, गाड़ियों की क्षमता बढ़ रही है। पहले आप देखिएगा 100 सीसी, 125 सीसी की गाड़ियाँ आती थी, अब 300 सीसी, 500 सीसी, 650 सीसी और अगर ऊपर जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा की गाड़ियाँ, क्षमता वाली गाड़ियाँ आज के देश में उपलब्ध हैं। और उसको लेकर के जब हम सड़क पे उतरते हैं तो कई बार हमको लगता है कि हम ही रोड के बॉस हैं, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। बहुत अफसोस होता है जब हम लोग इस एरिया में रहते हैं। CH एरिया की बात मानिए कि शहर ही नहीं, राज्य के सबसे अच्छे इलाकों में से एक है,
लेकिन लोग उसको कई बार अपनी शहरगाह बनाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर रैश ड्राइविंग करने का प्रयास करते हैं, वहाँ रेस लगाने का प्रयास करते हैं। और उसमें जब हम लोग पकड़ते भी हैं लोगों को, तो उसमें ज़्यादातर जो लोग मिलते हैं वो कौन मिलते हैं? तो यूथ मिलता है, नए उम्र के लड़के मिलते हैं, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के, कई बार अंडर एज भी मिलते हैं। अंडर एज मिल रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में तो सेंस नहीं है, लेकिन उसके घर वालों का भी ध्यान उसके ऊपर में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं है। हेलमेट पहना, पीछे वाला हेलमेट नहीं पहनता, और एक्सीडेंट के बाद सीवियर इंजरी जो होती है वो पीछे वाले को, या दोनों आदमी हेलमेट पहने मारे और कुछ नहीं, सड़क पे जो था उसको बेचारे को इंजरी। तो सड़क दुर्घटना हमारे लिए बहुत बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हम सब काफ़ी प्रतिशत समय जो है अपना लाइफ का सड़क पे बिताते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि हम सड़क दुर्घटना के प्रति उतना ही ध्यान दें जितना हम अपने कार्यस्थल में कोई भी दुर्घटना के लिए देते हैं या सुरक्षा के लिए। आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर समय समय पर बहुत एफर्ट लगाता है, जितना ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने में, पेनलाइज करने में लोगों को, क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादातर ट्रैफिक सिग्नल्स पे लोग ट्रैफिक सिग्नल को जंप बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। किसी को चिंता नहीं है कि रेड लाइट में भी क्रॉस नहीं करना। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा भी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक मनाए जाने वाले इस माह के तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक जवानों के साथ साथ अन्य सरकारी कर्मचारी व लोग अपनी अपनी 2 पहिया वाहनों के साथ शामिल हुए। इस रैली को जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय और सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएसपी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों में जागरूकता लाना ही मुख्य उद्देश्य है। और मुसाबनी में लोक संस्कृति विकास समिति द्वारा 40वां विराट टुसु मेले का आयोजन किया गया। मुसाबनी प्रखंड कोयली सूता पंचायत स्थित राज स्टेट मैदान में लोक संस्कृति विकास समिति द्वारा 40वां विराट टुसु मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कई टुसु प्रतिमा की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने दूर दराज से काफी संख्या में लोग पहुंचे। मौके पर युवाओं द्वारा मस्ती भरा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिससे पूरा टुसु मेला झूम उठा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले टुसु प्रतिमा के टीम को कमेटी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मेला के सफल आयोजन में ग्राम प्रधान सोनाराम बास्के, अध्यक्ष कृष्णा पातर आदि की भूमिका रही। झारखंड का अति महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे यहाँ के खास करके आदिवासी मूलवासी लोग इस पर्व में सालों भर से इस पर्व के लिए जुटान का काम करते हैं। और इस पर्व में कोई भी कहीं पर भी रहे, चाहे नौकरी करे, चाहे कहीं पर भी रोजगार के लिए जाए, तो इस पर्व के अवसर पर सभी लोग यहाँ पर अपना घर में वापस आते हैं, लौटते हैं और इस पर्व को एक साथ मनाते हैं। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहें झारखंड न्यूज़।